कश्मीरो मेला ओठुआ खेलेणा पोगागर पानी पोगागर मेरो कश्मीरो मेला पानी पोगागर एटुआ खेलेणा ओटुआ खेलेणा मेरो कश्मीरो मेला ओटुआ खेलेणा। गजब की खूबसूरती, कानों में आकर हौले से कुछ कहती ठंडी हवाएं, बादलों के साथ उड़ते हुए से ख्वाब, कुछ ऐसा है उत्तराखंड में बसे चमोली जिले के छोटे से गांव छिनका का नजारा। छिनका गांव की खूबसूरती को लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। दूर तक फैले पहाड़, ताजी हवाएं, हरे भरे छोटे बड़े देवदार के पेड़ों के बीच छोटे छोटे पहाड़, घुमावदार रास्ते, जहां तक नजर जाए बस हरियाली ही हरियाली। सीमांत गांव गमसाली की दिक्कतें क्या हैं, वहां का वोटर क्या चाहता है, ये जानने के लिए आज हम गमसाली गांव के शीतकालीन प्रवास जो है छिनका, जो कि चमोली से महज 5 किलोमीटर दूरी पर है, वहां पर पहुंचे हैं। ये इलाका सीमांत इलाका है और सर्दियों में यहाँ के लोग माइग्रेट करते हैं और जो है गोपेश्वर और चमोली के आसपास के इलाकों में आ जाते हैं। इनकी अपनी तरह की अपनी किस्म की दिक्कतें हैं। तो हम चलते हैं छिनका गांव, जहां पे गमसाली से शीतकालीन प्रवास करने लोग आते हैं और रहते हैं। उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि उन्हें सीमांत प्रहरी भी कहा जाता है, तो ये जानना दिलचस्प होगा। आइए देखते हैं इस गांव के क्या हैं हालात। चीन की सीमा से कुछ दूरी पर मौजूद गमसाली और नीति गांव के लोग साल के 6 महीने दूसरी जगह बिताते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हालात यहां रहने लायक नहीं होते। नीति घाटी का गमसाली गांव ऐसा ही एक गांव है, जहां के लोग ठंड के दिनों में चमोली के नजदीक छिनका गांव में जिंदगी बसर करते हैं। इस गांव तक पहुंचने वाली सड़कों के हालात बेहद खराब हैं। गांव में एंट्री करते ही हमारी मुलाकात हुई रघुवीर कुंवर से। वे अपनी हथकरघा मशीन पर काम कर रहे थे। रघुवीर भेड़ की ऊन से वो कपड़ा बनाते हैं जिसकी काफी डिमांड है। छिनका गांव में इस समय हम रघुवीर कुंवर जी के घर पर हैं और आप ये देख सकते हैं कि पारंपरिक हथकरघा मशीन ये है और ये सदियों से इस गांव के लोग और जो सीमांत इलाकों में रह रहे हैं, सीमांत इलाकों के गांव के जो लोग हैं, वहां पर इस तरीके का काम किया जाता रहा है। एक समय पे जब तिब्बत व्यापार चलता था तब ये चरम पर था, लेकिन आज ये सिमटा हुआ है। रघुवीर कुंवर हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, ये जो आप बना रहे हैं, ये कितनी पुरानी परंपरा आप लोगों की है? नहीं, हम तो जन्म से ही तो हमने यही देखा हुआ है पहले से ही। तो मतलब पहले तो ये था कि मतलब कुछ थोड़ा दो चार करके बनाते थे। अब तो लोग मतलब काफी बनाने लगे, ऐसी बात है। मतलब ये प्रमोशन मिला है इसको एक तरीके से? जी बिल्कुल। ये प्रमोशन सरकार की तरफ से मिला है या अब आपको लगने लगा है कि इसमें किसी तरीके का फायदा है, इसलिए आप लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं परंपरा को? सरकार की तरफ से तो कोई फायदा नहीं है, ये तो हम खुद अपना वो बना लेते हैं। मतलब खुद मटेरियल तैयार करते हैं या मतलब मंगवाते हैं, फिर उसके बाद हम ये अपना। क्या क्या मटेरियल लगता है, जैसे ये धागे हैं या ऊन है, या आपके पास लोकल लेवल पे होता है, या आप कैसे मंगवाते हैं इसको? नहीं, ये ऊन वगैरह सब मिक्स करके बनाते हैं हम, या मतलब लुधियाना से धागा मंगा के, वो अलग चीज़ है। प्योर ऊन भी बना लेते हैं हम। फिर इसके अलावा ये जो पंखी हो गया या कोट हो गया, ये सब मतलब मटेरियल हम तैयार करके अगले सीजन के लिए हम बिल्कुल तैयार रखते हैं। तो मतलब ये जो 6 महीने आप प्रवास, शीतकाल प्रवास में छिनका में रहते हैं, तो ये काम करते हैं। बाकी 6 महीने जब आप गमसाली जाएंगे तब क्या करेंगे? वहाँ तो हमारा तो उपज है, मतलब ये क्या कहते हैं, अब आप खेती करेंगे? खेती करते हैं, राजमा वगैरह, आलू वगैरह, ये मतलब बोते हैं उधर, मटर वगैरह। अगर ये कहा जाए कि इस बार चुनाव सर पर है और अगर आपसे पूछा जाए या कोई नेता आपसे पूछे कि भाई आप लोगों के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो क्या चीजें होंगी जो आप बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो सबसे पहले तो हम तो डिमांड करेंगे मशीनों की। अगर वो उपलब्ध यहाँ हो जाए तो हमको मतलब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हम यहाँ खुद तैयार कर सकते हैं मटेरियल। तो सबसे पहले तो वही है, मशीन तो सबसे पहले है हमको। फिर दूसरा में ये है कि हम जो फिनिशिंग मशीन होती है तो यहाँ पे तो नहीं है। अगर वो यहाँ मिल जाए तो हमारे ये मटेरियल और भी बढ़िया बिक सकते हैं, मतलब बिक्री और भी बढ़िया हो जाएगी हमारा। तो डिमांड है क्या इसकी बाहर? बहुत डिमांड है इसके, मतलब क्योंकि जो हम हथकरघा
हथकरघा से बुनते हैं हम ये, तो इसकी काफी मतलब डिमांड है कि अपने हाथ से बुने हुए। बाकी तो मशीन में तो उतने वो नहीं है। तो अगली जनरेशन जो है आपकी वो कुछ इंटरेस्ट दिखाती है इसमें, या उन्हें लगता है कि नहीं अब सरकारी नौकरियां हैं, दूसरे प्राइवेट जॉब्स हैं, वहां पर जाया जाए? जी, ये नए जनरेशन में तो बहुत मुश्किल हो गया सर अब, क्योंकि अब जितने बाहर चले गए या मतलब आज बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन गए तो फिर उसके बाद लोग तो होते चले गए, तब तो मुश्किल है मेरे ख्याल से। मतलब यहीं तक है जहाँ तक हम बस यहीं तक सीमित है। तो गमसाली में जो शीतकालीन प्रवास है गमसाली के गांव के लोगों का यहाँ छिनका में, तो इस 6 महीने में वो जो इस तरीके के काम है वो करते हैं, चाहे वो पंखी बनाना हो, ऊन जो भेड़ की ऊन है उससे हथकरघा, और इसको प्रमोशन मिलना चाहिए, ये डिमांड यहाँ के लोगों की है। सीमांत गांव गमसाली के लोग भले ही बेहद कठिन हालात में रहते हों, लेकिन जब 6 महीने के लिए वे गमसाली आते हैं तो खेती किसानी में लग जाते हैं। छिनका आने के बाद ये लोग भेड़ की ऊन से बुनाई कताई का काम भी करते हैं। अच्छा, एक ट्रैक्टर भेजना आप वहाँ बैल और हल का परेशानी है। हमारे हल वाला तो बुढ़ा हो गया, बैल अब के साथ बर्फ में मर गया। अब क्या होगा? ट्रैक्टर भेज दो आप लोग। हर साल वहाँ बर्फ आता है तो हल किस में लगाते हैं? गाय गुई यहाँ घास फूस है नहीं, वहाँ ही छोड़ देते हैं। हम 6 महीने यहाँ रहते हैं, अब के साल एक बैल भी नहीं है वहाँ। ऐसे परेशानी है वहाँ। खासतौर पर महिलाओं को आप यहाँ ऊन काटते हुए देख सकते हैं। ऊन का काम करते हुए ये महिलाएं गीत भी गुनगुनाती जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में पाखो कहा जाता है। रसमिलो मेला पानी को गागर, ये टुआ खेलेना ओ टुआ खेलेना मेरो कश्मीरो मेला ओ टुआ खेलेना। इस गांव के लोग घर पर धूप बत्ती बनाने का काम भी करते हैं। बरसों से यहाँ की महिलाएं इस काम में जुटी हैं, लेकिन सरकारी बेरुखी इनकी तरक्की के रास्ते में खड़ी रहती हैं। छिनका गांव की महिलाएं जो हैं वो पारंपरिक तौर पर कुछ इस तरीके की ये धूप यहाँ पे बनाती हैं। आप देख रहे हैं कि हर घर में इस तरीके की धूप बनाई जाती है, और ये विशुद्ध रूप से घर में ही बनाई जाती है, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से इसको बनाया जाता है, हाथ से बनाया जाता है, और सालों से ये परंपरा जो है आगे बढ़ रही है। एक महिला हमारे साथ हैं जो बना रही हैं। ये बताइए कि ये जो ये मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, ये कच्चा जो जिससे आप बना रहे हैं, ये क्या चीज़ है और कैसे आप लोग इसको बनाते हैं? सर ये हमारे गांव में मतलब बुग्याल में जाके ये हम एक मतलब पौधा रहता है, उससे निकाल के इसको सुखाते हैं, घर लाके सुखा के इसको हम बारीक ओखल या मिक्सी उसमें कूट के, और इसको कूट के बारीक ऐसा महीन बनाते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा घी लेके इसको मिक्स करके थोड़ी देर आधा घंटे के लिए इसको भिगोने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसको ऐसे बारीक ऐसे इस तरह से धूप बनाते हैं इसका। तो जो दूसरी धूप बाजार में मिलती है और जो ये है जो आप घर में बना रहे हैं, इसमें क्या अंतर होता है? बाजारी धूप तो धूप के बारे में तो शायद मिक्स कुछ ऐसे केमिकल वगैरह होंगे, लेकिन ये नेचुरल बिल्कुल शुद्ध और जड़ी बूटियों से बनाया गया है। तो इसमें खुशबू भी अच्छी होगी? जी, इसमें बहुत अच्छी खुशबू है, बिल्कुल नेचुरल। तो ये जो आपकी परंपरा है, इसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहेंगे कि आप सरकार क्या करे? मतलब ये तो अब आगे की जो जनरेशन है आपकी, आने वाली पीढ़ी है, वो कर रही है, इंटरेस्ट लेती है इसमें? आगे की पीढ़ी तो जहाँ तक मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि जब सरकार हमारी सहायता करेगी तो हम चाहते हैं कि इनको हम आगे पीढ़ी तक ले जा सके। इसको किस तरीके की सहायता आप चाहेंगे कि हो सरकार की तरफ से? जैसे सरकार हमको इसको कूटने के लिए मशीन दे, और बनाने के लिए कुछ ऐसी, जैसे ही हम ये हाथ से बनाते बहुत समय हमारा इसमें जाता है। अगर वो इस तरह से कुछ मशीनें कुछ उपलब्ध कराए तो हम थोड़ा जल्दी बना के बाजार में आगे भी ले जा सके इसको। इसमें एक्सपेरिमेंट भी हो, शोध भी हो, इसे और ज्यादा अच्छा किया जाए, इस तरीके की चीजें भी हो, जी, उससे भी फायदा होगा। जी, फायदा होगा उससे। तो कुल मिला के ये इस तरीके की जो पारंपरिक चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये परंपरा आगे बढ़े अगली जनरेशन में। तो सरकार से ये डिमांड यहाँ की महिलाओं की खास तौर पर है कि इसमें ज़्यादा शोध हो कम से कम, और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से इसको बनाया जाए, तो ये
आगे जाके बाजार में compete कर सकती हैं अगर धूप बत्ती या धूप जो बिकती है बाजार में, उससे ये कहीं ना कहीं compete कर सकें बाजार में। लंबे समय तक इस गांव के लोगों का व्यापार तिब्बत तक फैला हुआ था। दुर्गम रास्ते और कई दर्रे पार करके ये लोग तिब्बत पहुंचते थे और वहां खरीद फरोख्त करते थे। लेकिन जब से तिब्बत पर चीन का कब्जा हुआ, इनका तिब्बत से जुड़ा व्यापार भी जाता रहा। 80 साल के गोपाल से सुनिए उस दौर की कहानी। और तिब्बत वाले मिले मुझे, उन्होंने कहा कि तुम बंद क्यों कर रहे हैं, जब खुला हो गया तुम बंद क्यों कर रहे हैं, तुम यहाँ से ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। आईबी वालों को पूछा, वो तो ऐसे ही बोले, आईबी आगे से आई नहीं रहा है खुलाने का। फिलहाल इस सीमांत इलाके में अब भारतीय फौज की नजरें हैं और बॉर्डर तक जाने की मनाही भी है। हाँ, अगर अपने पशुओं और भेड़ों को चराने की बात हो तो उन इलाकों तक जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि कैलाश मानसरोवर जाने का सबसे सुगम और छोटा रास्ता इस गांव से होकर ही जाता है। लिहाजा कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहाँ से भी शुरू होनी चाहिए। बर्फानी बाबा सिबुक महादेवा, जय हो बर्फानी बाबा। ऊंचो फैला दणखूटी जोला, मंदासी डोली चढ़ के बजोला। ऊंचो फैला दणखूटी जोला, मंदासी डोली चढ़ के बजोला। हरा गेनी सबालो, हरा गेनी नंगलार्यो, हरा गेनी सबालो, हरा गेनी नंगलार्यो। स्यो सवा स्यो 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 स्यो, र्यो नंगलार्यो र्यो र्यो र्यो। कति छ नीति घाटी का गाँव, तुम ते बतौंदु घाटी का नाऊ। कति छ नीति घाटी का गाँव, तुम ते बतौंदु घाटी का नाऊ। कति उकाल कति छ वेलार, तुम ते ली जांदू अपना घाटी का बुग्याल। गांव में एक या दो नहीं बल्कि मुश्किलों का अंबार है, लेकिन यहाँ के जिंदा दिल लोग मुश्किलों से घबराते नहीं बल्कि हालात से लड़ते हुए दिल खोल कर जीते हैं। पहाड़ों के गांवों में ऐसी कई समस्याएं हैं, साथ ही कई तरह के डर भी। आखिर क्यों यहाँ के निवासी डर के साए में जीते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अकेलापन, सूनापन, मौसम की मार और सरकार की बेरुखी। चीन की सरहद से सटे गांवों में मुसीबतों का अंबार है, लेकिन मुसीबतें इतनी भर नहीं है। पहाड़ के गांवों की सबसे बड़ी समस्या कुदरत का गुस्सा भी है। 2013 में आई आपदा ने गांव के एक बड़े हिस्से को भारी नुकसान पहुंचाया। आज भी घरों में दरारें हैं। केसरी देवी अपने मकान में डरी डरी दिन काट रही हैं। मकान दरारों से भरा हुआ है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन मजबूरी है, इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं। मकान पे दिक्कत है, हमारा बहुत दिक्कत है। 3 साल हम किराए पर रहे, कुछ नहीं मिला हमारा, कुछ खाली यहाँ देखो कैसा हो रहा, रात भर नींद भी नहीं आ रहा। कब हुआ ये? ये तो 10 साल भूकंप क्या हुआ उस साल से है। कितना साल हुआ है? 2013 में जो। हाँ, तब देखो तो ना हमको कुछ मिला ना कुछ, क्या करेगा। हाँ, कैसा हम तो यहाँ बहुत उसमें है हमारा, क्या दिक्कत हो रही है आप लोग जब यहाँ रहने में? क्या आपके पूरा घर, ये मकान ऐसा हो रखा, तब दिक्कत हो रहा, क्या करेगा। हाँ, क्या करे हमारा, मिल रहा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, ना हमको जमीन मिल रहा, ना हमको कुछ मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तब पैसा मिलेगा तो हम जमीन खरीदता और मकान बनाता था। अब क्या करेगा था? जब आपदा आई तब तो आप लोग उधर रहे होंगे। हाँ, गमसाली 3 साल रहा। हाँ, तब क्या करे हमारा छला। जब हमको कुछ देता था तो हम वोट देंगे, हम वोट बोल दिया
मकान देखो, तुम देख दिया कैसा हो रखा मकान। कुछ ऐसे थे कि गांव के ऐसे बनाए थे कुछ सदस्य की जो कि इस कार्रवाई को, आपदा की कार्रवाई वो लोग खुद करेंगे, बाकी हम लोगों का ये जवाबदारी था कि आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, जो भी करेंगे ये गांव के यही लोग करेंगे, व्यक्ति करेंगे। तो बाद में जब हुआ तो हम लोग छूट गए। अब इन लोगों का, कुछ लोगों का हो गया जो कि हम करीब 40-45 परिवार जो हैं ऐसे हैं जो छूट गए हैं, जिनका कि जो है मकान बिल्कुल रहने लायक ही नहीं है। हम लोग अगर थोड़ा सा 5-7 पॉइंट का भूकंप भी आएगा तो मकान जो है खत्म है। हमने सरकार से कितना दफे वो कर दिया, चले गए, डीएम साहब से मिल गए, तहसीलदार, एसडीएम, सारे से हम कितने दफे, पता नहीं कितने दफे हमने खर्च कर इसके पीछे चल दिए। कुछ नहीं, हम लोगों के पीछे अभी तक कोई मतलब सरकार जो है हमारे को ध्यान ही नहीं है। ये कहा जाता है कि आप सीमांत इलाके में रहते हैं, बॉर्डर के इलाके में, आप प्रहरी हैं, आप सीमांत प्रहरी कहा जाता है आपको, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है आपको। तो आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग की? गुस्सा आता है आप लोगों को? तो गुस्सा तो आना ही है साहब। 6 महीने हम लोग रहते हैं गमसाली, 6 महीने हम छिनकाई चमेली गांव में रहते हैं, तो 6 महीने तो हम बिल्कुल प्रहरी की तरह ही रहते हैं गमसाली में, सीमांत में। तो हमारे लिए सरकार तो कोई नहीं तो सुनता है नहीं तो देखता है। 6 महीने गांव वाले छिनका में रहते हैं और 6 महीने चीन बॉर्डर के नजदीक गमसाली गांव में। ऐसे में इस गांव के बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह प्रभावित होती है। शिक्षा तो यह है 6 महीने के लिए बिल्कुल ठप पड़ी है। वहाँ स्कूल तो बंद पड़ी है, स्कूल तो है ही नहीं। बच्चे यहाँ से 6 महीने कोई ले नहीं जा सकता। और हाँ, जो कोई छोटे बच्चे हैं वो तो ले जाना ही मजबूरी है, उन्हें रखना पड़ता है। फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें यहाँ गांव में छोड़ना पड़ता है। जैसे ये एक स्कूल है यहाँ पे, यहाँ इंटर कॉलेज है, यहाँ छोड़ना पड़ता है बच्चों के लिए। तो वो भी परेशानी है, माँ बाप या यहाँ का देखे या वहाँ गाँव का देखे। 6 महीने उन्हें यहाँ देखना पड़ता है, 6 महीने वहाँ देखना पड़ता है। महिलाएं बताती हैं कि 6 महीने बाद जब वे अपने गांव गमसाली लौटती हैं तो कई बार सड़कें बंद मिलती हैं, रास्तों पर ग्लेशियर आ जाते हैं। उन्हें हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ खास मदद नहीं मिलती। आपस में मिलजुल कर गांव वाले ही अपना रास्ता बनाते हैं। पहले तो दिक्कतें ये आती है कि जब जाते हैं तो रोड वहाँ क्लियर बिल्कुल नहीं है। रास्ता तो ऐसा है, बड़ी मुश्किल से तो वहाँ पहुँचते हैं। और जब पहुँचते हैं तो वो कहीं हिमपात की वजह से रोड टूटी हुई रहती है, तो कभी सामान को इधर से उधर ढोने में वही परेशानी आती है। फिर ऊपर से ग्लेशियर की वजह से पत्थरें गिरते रहते हैं। तो इस बारे में प्रशासन तो कुछ करता भी नहीं है ना। हर साल तो वो रोड वैसी रही, आज से जब से हमने देखा है वो रोड अक्सर वैसी रहती है, ना वहाँ रोड क्लियर है ना कुछ है। अब इस वजह से जो हम लोग या गांव वाले जो करते हैं अपने उससे करते हैं, प्रशासन से वैसे कुछ मिलता तो है नहीं और ना वहाँ कोई लेने वाला है। जो करते हैं गांव वाले ही करते हैं, आपस में मिलजुल के या वो आपस में कर लेंगे या परेशानी आती है तो गांव वाले ही इकट्ठे होकर के करते हैं। प्रशासन से उतना वो मिलता नहीं है कुछ। स्वास्थ्य सुविधाएं भी नाकाफी हैं। करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल तो है, लेकिन वहाँ भी अक्सर दवाइयों की किल्लत रहती है। स्वास्थ्य संबंधित वहाँ कुछ है नहीं दवाइयों के लिए। अक्सर कोई बीमार हो जाता है तो पहले तो उसे ले जाने की परेशानी होती है। फिर अगर गाँव वाले इकट्ठे होकर के उसको कहीं हॉस्पिटल ले भी जाएंगे तो हॉस्पिटल आपको ये तो 100 किलोमीटर के दूर मिलेगा, अब 50 किलोमीटर के अंदर मिलेगा तो आपको ऐसी सुविधा नहीं मिलती है दवाई की। और अक्सर मरीज को लाने में या तो उससे परेशानी ज्यादा हो जाती है और या तो कभी बच ही नहीं पाते हैं, तो मुश्किल से हो सकता है। इस बार तो इस इलाके में एक और बड़ा संकट आया। इतनी बर्फबारी हुई कि बड़ी संख्या में लोगों के पशु काल के गाल में समा गए। दरअसल 6 महीने के लिए जब गांव वाले दूसरे इलाके में जाते हैं तो अपने पशुओं को वहीं छोड़ जाते हैं। इस बार पशुओं पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि अब खेतों में हल चलाने के लिए बैल तक नहीं बचे। परेशान एक ट्रैक्टर भेजना आप वहाँ बैल और हल का परेशानी है। हमारे हल वाला तो बुढ़ा हो गया, बैल आपके साथ बर्फ में मर गया। अब क्या होगा? ट्रैक्टर भेज दो आप लोग। हर साल वहाँ बर्फ आता है तो हल किस में लगाते? गाय गुई यहाँ घास फूस है नहीं, वहाँ ही छोड़ देते हैं। हम 6 महीने यहाँ रहते हैं, अब के साल एक बैल भी नहीं है वहाँ। ऐसे परेशानी है वहाँ। इन सीमांत इलाकों में इन दिनों बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ गई है।
जिससे सुरक्षा को लेकर भी स्थानीय लोग चिंतित नजर आते हैं। जैसे गांव में हम लोग काम करते हैं, जाते हैं, वैसे तो काम मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से काम में मिलते हैं, मगर क्या करें, काम के वजह से सारे जो नेपाली है, पहले तो अलाउड नहीं था गांव में आने के लिए, कि जो पहले कभी लोग नहीं आया दिया करते थे लोगों को, बाहर के लोगों को, मगर आज वहाँ पे इतने सारे लोग हैं बाहर के कि हम बता नहीं सकते हैं। पुलिस वाले यहाँ पे चौकी थी पहले, तो हर लोगों का पहचान पत्र उनसे दिखाया जाता था, मांगा जाता था कि भाई कहाँ जा रहे हो। जब इतनी पुलिस प्रशासन है, इतनी बड़ी वो है, ITBP है वहाँ पे, मगर कोई इस चीज के बारे में सोचता नहीं है। कुल मिलाकर सीमांत प्रहरी कहे जाने वाले इन लोगों की मुसीबतें कई हैं। आज जब देश में चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, तो क्या ये जरूरी नहीं कि सरहद पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहे जाने वाले इन लोगों की बात भी सुनी जाए। आपदा और पुनर्विस्थापन उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, और ठीक ऐसा ही हम ये जो छिनका गांव है वहां भी देख रहे हैं। सीमांत इलाके में रहने वाले, गमसाली के रहने वाले लोग जब ग्रीष्म शीतकाल में यहाँ पर आते हैं तो ये उनका ठिकाना होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2013 की बाद, आपदा के बाद जो है यहाँ पर भी बड़े पैमाने में नुकसान हुआ, लेकिन न ही पुनर्स्थापन हुआ, ना ही इन्हें मुआवजा मिला। कुछ परिवारों को मुआवजा मिला, लेकिन कुछ परिवार अभी भी रह गए हैं और वो इस जद्दोजहद में है कि किस तरीके से दोबारा उनकी जिंदगी पटरी पर लौटे। बड़े खतरनाक स्थिति में वो लोग रह रहे हैं, क्योंकि जिन मकानों में वो लोग रह रहे हैं उसमें दरारें पड़ी हुई हैं और स्थिति बहुत अच्छी फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। लेकिन इन पूरे चुनावों में अभी तक जो आपदा से जुड़े मसले हैं उन पर ना ही अभी तक किसी ने बात की है, ना ही किसी नेता को मंच से कहते हुए और बताते हुए सुना गया है कि उनके पास आपदा से निपटने के लिए और पुनर्स्थापन के लिए, विस्थापन के लिए क्या नीतियां होंगी। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक बड़ा इलाका, उत्तराखंड के जो ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं वो हमेशा ज्यादातर आपदा की चपेट में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े मसले को फिलहाल एड्रेस नहीं किया जा रहा है, भाषणों में उसका जिक्र तक नहीं किया जा रहा है। कैमरामैन अनिरुद्ध रावत के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18, छिनका गांव।